माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू NK बाबा केमिस्ट्री क्लासेस। आप जानते हैं कि आप बहुत कम एग्जामिनेशन का समय रह गया है, लेकिन कोई चिंता करने की बात नहीं है। हमने बहुत अच्छे ढंग से पूरे सिलेबस को पढ़ाया है। अभी भी मैं आप लोगों को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा रहा हूँ और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब है और वह एग्जामिनेशन में आने वाला है और इसको हमने वन लाइनर क्वेश्चन आंसर के रूप में रिप्रेजेंट किया है। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे और इसको पढ़िए। तो है क्या कि भू प्रॉपर्टी पर सबसे अधिक कौन धातु पाया जाता है? भू प्रॉपर्टी पर सबसे अधिक कौन धातु पाया जाता है? तो भू प्रॉपर्टी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला धातु एल्यूमिनियम है, जिसे Al से सूचित करते हैं। आप ये जानेंगे कि धातु के रूप में भू प्रॉपर्टी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला धातु जो होगा वो कौन होगा? एल्यूमिनियम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू प्रॉपर्टी पर सबसे अधिक कौन तत्व पाया जाता है? तो भू प्रॉपर्टी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है, जिसकी मात्रा 46.6% होता है। तो आप इस बात को ध्यान में रखेंगे कि यह जो है आपको ऑक्सीजन रहे तत्व के रूप में रहेंगे तो ऑक्सीजन होगा और धातु के रूप में रहेगा तो एल्यूमिनियम होगा। इस दो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद आएंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग HCP, H से हेक्सा, C से क्लोज, P से पैकिंग में उप सॉरी संख्या कितनी होती है? कितना होंगे? 12 होगा। नेक्स्ट है S8 में सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? तो S8 में सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या 0 यानी शून्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेफाइट किस प्रकार का क्रिस्टल है? तो ग्रेफाइट जो क्रिस्टल होते हैं वह सहसंयोजक होता है, जिसे नेटवर्क भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हीरा किस प्रकार का क्रिस्टल है? हीरा सहसंयोजक क्रिस्टल होता है। हीरा सहसंयोजक या नेटवर्क क्रिस्टल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वार्ट्ज किस प्रकार का क्रिस्टल है? तो क्वार्ट्ज सहसंयोजक क्रिस्टल होता है। क्रिस्टल का जो क्रिस्टलीय ठोस का जो 4 प्रकार होता है उसमें हीरा, ग्रेफाइट और क्वार्ट्ज, यह तीनों जो है उसी का एग्जाम्पल्स हैं, याद रखेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, पिंड केंद्रित घनाकार इकाई, पिंड केंद्रित घनाकार इकाई BCC सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यानी पिंड केंद्रित घनाकार इकाई में आपको 2 परमाणु होता है। साधारण घनीय में 1 परमाणु, BCC में 2 परमाणु और FCC में 4 परमाणु होते हैं। याद रखेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, कौन सा पदार्थ सबसे अधिक हिमांक अवनमन उत्पन्न करता है? तो सबसे अधिक हिमांक अवनमन उत्पन्न करने वाला पदार्थ पोटेशियम सल्फेट होता है, जिसका सूत्र क्या होता है? K2SO4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रवित सोडियम क्लोराइड NaCl के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर कौन मुक्त होता है? सोडियम धातु मुक्त होता है। NaCl पर जब विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो सोडियम पर प्लस और क्लोराइड पर माइनस आयन होता है और क्लोराइड एनोड पर डिपॉजिट होता है, एकत्रित होता है, जबकि सोडियम जो होते हैं कैथोड पर जमा होता है। प्लस वाला कैथोड पर और माइनस वाला एनोड पर होता है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है। हमने वैसा ही सारे क्वेश्चन को रखे हैं जो एग्जामिनेशन में 100% आए। हमने ऐसे भी अनाउंसमेंट किया है कि मैं ऑनलाइन पर कुछ अच्छे क्वेश्चन रखूँगा जो सभी स्टूडेंट के लिए वह बहुत ही कारगर होगा, रामबाण होगा, एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और इसको बढ़िया से पढ़ लेना है, कॉपी पर नोट करके याद कर जाना है। गेस कहाँ तक लिखें और कहाँ तक सब स्टूडेंट को घर घर पहुँचाया जाए, यार सबको तो फ़ायदा होगा ही नहीं। और ऑनलाइन से सभी स्टूडेंट्स जो हैं इस चैनल से जुड़े हुए हैं सबको मिल जाएगा, सब अच्छे ढंग से पढ़ लेंगे। इसलिए हमने ऑनलाइन पर ही ये सारी बातों को रखना अच्छा किए हैं, लाइक किए हैं और यह आप लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी होंगे। तो सोडियम कैथोड पर मुक्त होगा,
तो क्लोराइड किस पर होते, एनोड पर होता, लेकिन पूछेगा कि सोडियम किस पर। नेक्स्ट, अरबेदार या बेरबेदार या अकिसलीय ठोस कौन है? अरबेदार को ही बेरबेदार कहते हैं, उसी को अकिसलीय ठोस कहते हैं। वह कांच होते हैं, क्या होते हैं? कांच होते हैं। ऐसे तो रबर भी होता है, प्लास्टिक भी होता है, लेकिन कांच ही क्यों लिया गया है? कांच बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत बार एग्जामिनेशन में आया है, इसलिए आप इस कांच को याद रखेंगे। नेक्स्ट है, चीनी के प्रतिलोपन को ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज बनाने की अभिक्रिया को निम्न प्रकार से दर्शाया जाता है। तो यह अभिक्रिया का क्या कहलाता है? यही अभिक्रिया है C12H22O11 प्लस H2O। H अम्ल की उपस्थिति में यह ग्लूकोज और यह फ्रुक्टोज दोनों का अणुसूत्र समान है, लेकिन एक में फ्रुक्टोज होगा, फ्रुक्टोज ये एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह होगा तो उसे ग्लूकोज कहेंगे। कीटोन क्रियात्मक समूह होता है तो वह फ्रुक्टोज कहलाएगा, लेकिन दोनों का अणुसूत्र समान होते हैं। यह जो है कैसा होगा? छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया। यह लगता है कि वास्तव में कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, लेकिन वास्तविक रूप में यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं होती है, इसलिए इसे छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहा गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको याद रखेंगे, यह परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन, आने लायक क्वेश्चन है। इसके बाद है, किसी अभिक्रिया का वेग निम्नांकित प्रकार से व्यक्त होता है, तो वेग बराबर k A² इंटू बी अभिक्रिया की कोटि होगी। तो यह कैसी होगी? 3 होगी। देखिए कैसे पहचानेंगे? पावर जो होता है ना उसको जोड़ दीजिएगा। यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, तो 2 1 कितना होगा? 3। यदि यहाँ 1 1 रहता तो कितना होता है? 2। यहाँ 3 माइनस 1 रहता तो क्या हो जाता? 2 होता है। यहाँ प्लस 1 और माइनस 1 रहता तो क्या होता? 0 होता है। यहाँ 1/2 और 1/2 होता है, कितना? 1 होता है। तो यह अच्छा कंसेप्ट है, यह भी 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया है। आपको अभिक्रिया की कोटि को जैसे ही बताने क्वेश्चन में रहेगा तो उसको घातांक जो होंगे, सांद्रता के जो घातांक पावर होता है उसको जोड़ करके जो होगा उसको लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइडी कणों का गमन क्या कहलाते हैं? तो विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइडी कणों का गमन वैद्युत कण संचलन कहलाते हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है। तो अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ इसमें हमने कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पढ़ाना प्रारंभ किया है, ताकि दोनों का तैयारी एक साथ हो। आप जानते हैं कि हमने अभी कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाया है, उसके साथ साथ जो भी कुछ और 2 मार्क्स का लघुत्तरीय क्वेश्चन जो है उसको भी इंक्लूड किए हैं, ताकि एक समय में दोनों परीक्षा का जो क्वेश्चंस हैं सभी का एक साथ तैयारी हो। तो आप देखिए, हमने यहाँ पर क्वेश्चन रखा है, ज्वाइंटर आयन क्या है? ज्वाइंटर का मतलब होता है ज्वाइंट, दो, जोड़ने वाला आयन। जोड़ने वाला आयन यह कहाँ पाया जाता है? यह आपको एमिनो अम्ल में होगा। एमिनो अम्ल में 2 प्रकार के क्रियात्मक समूह होते हैं, एक होते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल और दूसरा होता है एमिनो समूह। जब दोनों क्रियात्मक समूह रहेंगे तो उसमें से एमिनो समूह में कार्बोक्सिलिक अम्ल से एक प्रोटॉन एमिनो समूह में आ जाता है, जिस कारण वह धनायन हो जाता है, और कार्बोक्सिलिक अम्ल से एक प्रोटॉन हट जाने के कारण वह ऋणायन हो जाता है। इस प्रकार उसमें धन आयन और ऋण आयन दोनों उपलब्ध हो जाते हैं, इसलिए उसे ज्वाइंटर आयन कहते हैं। यह ऐसा है जिसे उदासीन भी कहते हैं या उभयनिष्ठ भी कहते हैं। हमने यहाँ लिखा भी है, देखिए, जलीय विलयन में कार्बोक्सिल समूह एक प्रोटॉन मुक्त मतलब छोड़ता है, मुक्त कर सकता है, जबकि एमिनो समूह एक प्रोटॉन ग्रहण कर सकता है, जिसके फलस्वरूप एक द्विध्रुवीय, 2 ध्रुव, एक धन ध्रुव और एक ऋण ध्रुव आयन बनता है, जिसे ज्वाइंटर आयन कहते हैं। इसे उभयनिष्ठ आयन भी कहते हैं। देखिए यहाँ यह एमिनो अम्ल है, ये क्या है? एमिनो अम्ल है। एमिनो अम्ल में 2 तरह क्रियात्मक समूह है, एक एमिनो समूह है, एक है COOH कार्बोक्सिलिक समूह है। इसमें से एक प्रोटॉन एमिनो समूह पर आ जाएगा, प्रोटॉन का आना पॉजिटिव और प्रोटॉन को हटना निगेटिव है। जैसे इस पर आ गया
तो यह क्या हो गया, ये जब इस पर एक धन आवेश हो गया और इसमें से प्रोटॉन हट गया यानी हाइड्रोजन हट गया तो ऋण आयन हो गया। दोनों आयन एक साथ है इसलिए इसे ज्यूटर आयन के नाम से जानते हैं। यह उदासीन होता है। ज्यूटर आयन कैसा होता है, उदासीन होता है, परंतु इसमें धन आवेश तथा ऋण आवेश दोनों ही उपस्थित होते हैं। उदासीन होता है, उभयनिष्ठ होता है, लेकिन उसमें धन आवेश और ऋण आवेश दोनों आवेश उपस्थित होते हैं। किसमें, एमिनो अम्ल में, तो उससे हम क्या कहते हैं, ज्यूटर आयन कहते हैं। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। आपको तो ऑब्जेक्टिव में पूछा गया क्वेश्चन है कि अमीनो अम्ल में कौन कौन से समूह उपस्थित होते हैं। तो एमिनो समूह उपस्थित होते हैं NH2, और दूसरा क्या होते हैं, क्रियात्मक समूह के रूप में आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल भी होते हैं। अम्ल और क्षार दोनों समूह उपस्थित होते हैं। चलिए अब देखना है एमिनो अम्ल के नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में भी इसे हम रखे हैं कि एमिनो अम्ल क्या है। यानी वैसे अम्ल जिसमें एमिनो NH2, यही है फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक समूह, एमिनो NH2 तथा कार्बोक्सिल COOH प्रकार्यात्मक समूह उपस्थित होती है तो उसे एमिनो अम्ल कहते हैं। देखिए यही एमिनो अम्ल है, NH2 है और COH है। यह आपको दोनों समूह इस अम्ल में उपस्थित है इसलिए इसे एमिनो अम्ल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, दैनिक जीवन के लिए काफी उपयोगी है। सब क्वेश्चन आने की आवश्यकता है। हमने रखा है प्रोटीन जीव जगत में सर्वाधिक पाए जाने वाले जैव अणु है। प्रोटीन के प्रमुख स्रोत दूध, पनीर, दालें, मूंगफली, मछली तथा मांस आदि हैं। यह शरीर के प्रत्येक भाग में उपस्थित होते हैं। यह शरीर के वृद्धि जो होता है, विकास, वह शरीर का एक अंग थोड़ी होता है। पूरे शरीर का भाग में ग्रोथ होता है, वृद्धि होता है। इसलिए शरीर के प्रत्येक भाग में क्या होता है, प्रोटीन होता है, उपस्थित होते हैं तथा यह जीवन का मूलभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक आधार बनाते हैं। संरचनात्मक बॉडी का कंस्ट्रक्शन है ना, और उसका क्रियात्मक, उसका क्या फंक्शन है, क्या कार्य है, यह सारे बात कौन बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। यह शरीर के वृद्धि एवं अनुरक्षण के लिए आवश्यक है। बिना प्रोटीन का शरीर का विकास नहीं होता है। जब शरीर का विकास ही नहीं होगा, उसका मानसिक विकास और शारीरिक विकास दोनों में ह्रास हो जाएगा। किसकी कमी से, प्रोटीन के कमी से। इसलिए प्रोटीन बहुत ही जरूरी है आपको जीवन में, आपको उसको पोषण के रूप में उसको ग्रहण करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट क्या है, इसको हमने रखा है। आप जानेंगे कि कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के यौगिकों को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। यह सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करने वाले जैव अणु होता है। इसके सबसे छोटे भाग को सैकेराइड कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट मुख्यतया पौधे द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं तथा प्राकृतिक कार्बनिक यौगिकों बृहद समूह बनाते हैं, जैसे ग्लूकोज, फ्रुक्टोस, माल्टोस etc। सबसे अधिक मीठा फ्रुक्टोस होता है। यह परीक्षा में पूछे जाते हैं कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट सबसे अधिक मीठा होता है, तो क्या कहेंगे, फ्रुक्टोस होता है। यानी सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करने वाले आपको जैव अणु जो होते हैं उसी को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। हम लोग दैनिक जीवन में भोजन के रूप में जो भी इस्तेमाल करते हैं वह कार्बोहाइड्रेट है। इसका मुख्य स्रोत पौधा होता है। गेहूँ है, आलू है ना, चना है, मकई है, चावल है, सब जो यूज करते हैं भोजन के रूप में वही सब क्या है, वह सब के सब कार्बोहाइड्रेट है। आप जानिए कि कार्बोहाइड्रेट के इकाई, सबसे छोटी इकाई को सैकेराइड कहते हैं। सैकेराइड का मतलब मीठा होता है। यानी सबसे अधिक मीठा वाला जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वह फ्रुक्टोस होता है।
याद रखेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए अंगुली छापन या डीएनए फिंगरप्रिंट क्या है? फिंगरप्रिंट आप जानते हैं अंगूठा का जो होते हैं वह यूनिक होते हैं, उसके शीर्ष भाग जो होते हैं वह हर जीवधारी प्राणियों का अलग अलग होता है। डीएनए किसी का मैचिंग नहीं करता है और न किसी के उसको किसी तरह से आपको उपचार है कि उसको आप बदल सकते हैं। ये आनुवांशिक चीज़ होते हैं और यही जो है आपको डीएनए फिंगरप्रिंट से किसी भी अपराधी को इससे पकड़ा जा सकता है। तो आप जानिए कि किसी व्यक्ति में डीएनए की क्षारकों का अनुक्रम अद्वितीय होता है, बिल्कुल एक दूसरे से मैचिंग नहीं करेगा, तथा इसको ज्ञात करना डीएनए अंगुली छापन कहलाता है। और इसी को ज्ञात करना क्या कहलाता है? डीएनए अंगुली छापन, छाप या अंगुली छापन या डीएनए फिंगरप्रिंट कहते हैं। यह प्रत्येक कोशिका के लिए समान होता है तथा इसे किसी भी इलाज द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। आज जो देखते हैं पूरी दुनिया डिजिटल हो गया है और आज हम लोग जो आधार का जो यूज करते हैं उसमें क्या है? डीएनए फिंगरप्रिंट है। उससे आपको किसी से मैचिंग करता है क्या? नहीं करता है। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। अच्छा क्वेश्चन बन रहा है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट है विटामिन क्या है? ऐसा देखा गया है कि हमारे भोजन में कुछ कार्बनिक यौगिकों की आवश्यकता सूक्ष्म मात्रा में होती है, परंतु उनकी कमी के कारण विशेष रोग हो जाते हैं, तो उस यौगिकों को विटामिन कहते हैं। विटामिन हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है, पोषक तत्व के रूप में उसे प्राप्त करते हैं। पालक है, गाजर है ना, दूध है, मक्खन है, पनीर है, मटन है, चिकन है, एग्स हैं, यह सारे दालें हैं, यानी जो भी है वो हमारे मुख्य रूप से भोजन का घटक है और इसमें संतुलित आहार के रूप में उसे हम लोग ग्रहण करते हैं। यदि इस तरह से नहीं लेते हैं तो शरीर में पोषक तत्वों की कमी होने के कारण वह तरह तरह की रोग उत्पन्न होते हैं, उसी का नाम विटामिन है। आप जानेंगे कि विटामिन एकमात्र ऐसा जैव अणु है जिसमें जो शरीर के अंदर में संश्लेषित नहीं होता है, जिसको भोजन के रूप में बाहरी भाग से प्राप्त करते हैं, वह भोजन के रूप में लेते हैं। विटामिन सी तो जान लीजिए कि एकदम नहीं बनता है, इस जो और न शरीर में संचित होता है, यह सब के सब यूरिन के द्वारा डिस्चार्ज हो जाता है। और विटामिन बी कम्प्लेक्स जो होते हैं वह थोड़ा देर के लिए वह संचित रहता है। तो इस तरह से आप विटामिन को भी देखें। ऐसे विटामिन को वर्गीकरण की बात होती है तो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं और वासा में होते हैं। जल में घुलनशील विटामिन B1 और विटामिन बी कम्प्लेक्स और सी होते हैं। विटामिन सी जो होते हैं स्कर्वी कम होता है ना, और जिसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। विटामिन बी कम्प्लेक्स होते हैं उसमें B1, B2, B6 से B12 होते हैं। तो ये सारे आपको बायोलॉजी में पढ़ना है। विटामिन B1 जो होते हैं जिसकी कमी से बेरी नामक रोग होते हैं, जिसका मुख्य पहचान लक्षण है कि भूख नहीं लगता है। चलिए ये सब हो गया। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है जिसे रेटिनॉल कहते हैं। रेटिना और रेटिना में जान का मतलब है कि आँख की गड़बड़ी है ना, और वह आपको विटामिन ए की कमी से होता है। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यह अक्सर आता है, इसलिए इसको ध्यान में रखना है। हम यहाँ केवल 2 नंबर के विटामिन की एक छोटा सा टिप्पणी लिखे हैं जो काफ़ी आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है एंजाइम क्या है? एंजाइम एक जैव उत्प्रेरक जैव अणु होता है जिससे भोजन का पाचन होता है। यह एक प्रोटीन होता है जैसे माल्टेज, इन्वर्टेज, जाइमेज, काइनेज ये सब होते हैं। एंजाइम के नाम के अंत में एज लगा हुआ होता है। यह एक प्रकार का प्रोटीन होता है। छोटा छोटा बात है, व्यवहारिक जीवन में आने वाला है और आप लोग एक बार रीडिंग दे देंगे तो यह याद हो जाएगा और एग्जामिनेशन में आने लायक क्वेश्चन है। इसको आप लोग बिल्कुल तैयारी कीजिए एग्जामिनेशन के लिए। तो आज के लिए हम इतना ही।